हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 10 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 अगस्त 2020 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में समझाई गई है एक्सप्लेन करके, तो आपको ध्यान से देखना है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था 9 अगस्त 1945 को जापान के किस शहर पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया है। तो अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था 9 अगस्त को, ठीक है, और 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया था। अगला, निम्न में से कब एक्सिस बैंक की स्थापना हुई। तो 1993 में हुई थी। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया। तो विश्व आदिवासी दिवस दोस्तों अभी हाल ही में 9 अगस्त को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो आदिवासी समुदाय जो होती है, कम्युनिटी जो होती है, उनकी रक्षा के लिए, उनके अधिकारों को उनको दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड ट्राइबल डे इस बार दोस्तों ये 26वीं बार मनाया जा रहा है। 26वीं बार का मतलब हुआ इसकी शुरुआत हुई, यानी पहली बार मनाया गया 1994 में, ठीक है। 1994 में 9 अगस्त को मनाया गया। अच्छा, अब ये 9 अगस्त की ही डेट क्यों चुनी गई? क्योंकि दोस्तों 9 अगस्त 1982 में 1982 में संयुक्त राष्ट्र की पहल पर मूल निवासियों या कहें आदिवासियों पर पहला सम्मेलन हुआ था। तो इसी की वजह से 9 अगस्त की डेट चुनी गई, लेकिन पहली बार मनाया गया 1994 में। क्लियर है बिल्कुल। विश्व आदिवासी दिवस इस बार किसकी थीम है? कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपुल रिजिलियंस। क्लियर है। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट डे है अगस्त मंथ का, तो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक अगस्त मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे आ चुके हैं। तो सबसे पहले 1 अगस्त को दोस्तों मनाया गया भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 3 अगस्त को इस बार मनाया गया विश्व संस्कृत दिवस, और 6 अगस्त को मनाया गया था हिरोशिमा दिवस। वहीं 1 से 7 अगस्त तक मनाया गया विश्व स्तनपान सप्ताह। 7 अगस्त के दिन मनाया गया राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस, यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और वहीं 8 अगस्त को अभी मैंने कल आपको बताया था भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। क्लियर है। और अब ये 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। दोस्तों आज हो सकता है ई बुक आ जाए जुलाई मंथ की। जो लोग वेट कर रहे हैं जुलाई मंथ की ई बुक, आज बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 90% काम कंप्लीट हो चुका है, शाम तक ई बुक आ सकती है। अगर आज नहीं आई तो कल सुबह तक लॉन्च हो जाएगी। इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से टाइम लग गया ज़्यादा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फुल डिटेल करंट अफेयर की ई बुक होती है, कैटेगरी वाइज होती है। हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से कैटेगरी वाइज करके एक्सप्लेन किया गया रहता है, और एंड में आपको 100+ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है, जिससे आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास एक मटेरियल स्टोर कर पाते हो। तो आपका कभी भी एग्जाम होगा, ई बुक एक ऐसा मटेरियल होता है दोस्तों जिसका यूज़ आप एग्जाम के लास्ट टाइम पर कर सकते हो रिवीजन के लिए। बहुत ही सुटेबल होता है रिवीजन पर्पज से, अगर आप ई बुक एक बार पढ़े हो और एक बार ही आपको देखना होता है एग्जाम के समय में, तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी सबसे अमीर व्यक्तियों में किस स्थान पर आ गए हैं। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स जारी हुई है, इसने एक रिपोर्ट जारी की है अभी हाल ही में। इसने दोस्तों बताया है कि मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन हैं, ये दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। पहले पर हैं दोस्तों जेफ बेजोस, अमेजॉन के CEO और फाउंडर। सेकंड पर हैं बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर। थर्ड पर हैं मार्क जकरबर्ग, फेसबुक के फाउंडर एंड CEO। और चौथे पर मुकेश अंबानी का स्थान आ गया है। ये $80.6 बिलियन के तहत संपत्ति के साथ आ गए हैं चौथे स्थान पर। इन्होंने किसको पीछे किया है? तो LVMH की, फ्रांस की कंपनी है LVMH, उसके CEO बर्नार्ड अर्नाल्ड को क्रॉस कर चुके हैं ये, और आ गए हैं चौथे स्थान पर। चलिए मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। अभी आपने सुना होगा एक क्वेश्चन आया था कि एप्पल बन गया था, एप्पल कंपनी जो अमेरिका की है, ये दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बनी थी। तो सेकेंड पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इसे भी याद रखिएगा। सेकेंड सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 13.65 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी क्रॉस कर चुकी है। ऐसा करने वाली पहली भारतीय कंपनी है ये, ठीक है। चलिए रिलायंस की सक्सेस का राज यही है कि इसमें पिछले कुछ दिनों में लगातार इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं।
फॉरेन की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो इसमें लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। इसी वजह से ये कर्ज मुक्त भी अपने आप को घोषित कर चुकी है समय से पहले ही, जो इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में 400 बेड का कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने 400 बेड वाला कोविड-19 स्पेशल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है नोएडा में। नोएडा का असली नाम या कहें कि ऑफिशियल नाम है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर जिले में उत्तर प्रदेश के सीएम ने 400 बेड वाला कोविड-19 हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। अच्छा, इस हॉस्पिटल को तैयार करने में टाटा ट्रस्ट और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का भी सहयोग लिया गया है और आई होप ये यूपी का तक का सबसे बड़ा कोविड स्पेशल हॉस्पिटल है, 400 बेड की क्षमता वाला। क्लियर है? अच्छा, क्षमताओं की बात हो ही रही है कोविड स्पेशल हॉस्पिटल की, तो हम लोग 1-2 पॉइंट और रिवाइज कर लेते हैं। भारत में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बेंगलुरु में है। याद रखिएगा, बेंगलुरु में है दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर, जिसकी क्षमता है 10,100 बेड की। लेकिन ये दोस्तों कोविड केयर सेंटर है, ठीक है, हॉस्पिटल नहीं है। दूसरी बात, सेकंड पर है दिल्ली। ये दुनिया का दूसरा है, भारत का ही नहीं, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर है 10,000 की क्षमता वाला, ठीक है। पहले तो दिल्ली ही था, लेकिन फिर बेंगलुरु में अब स्थापित हो गया 10,100 बेड वाला कोविड केयर सेंटर। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। चलिए अब उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। स्टैटिक पॉइंट, लखनऊ यहाँ की राजधानी, उत्तर प्रदेश ये रहा मैप में। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, यही मध्य प्रदेश का भी चार्ज संभाल रही हैं इस टाइम पर, तो ये मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों गोविंद माथुर जी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं भारत में किसी भी राज्य की अपेक्षा, 403+1। राज्यसभा में 31 सीटें यहाँ से जाती हैं और लोकसभा में भी 80 सीटें यहाँ से जाती हैं। लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें देने वाला राज्य भी यही है, उत्तर प्रदेश ही। क्लियर है? और उत्तर प्रदेश क्या क्या याद कर सकते हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बना था। कोविड-19 से संबंधित क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश से दोस्तों अभी एक क्वेश्चन आया था कि ये मनरेगा के तहत जॉब देने वाला, सबसे ज़्यादा जॉब देने वाला ये राज्य बना था। उत्तर प्रदेश दोस्तों 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से, यानी सबसे ज़्यादा राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसे भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो उत्तर प्रदेश की है, ये आप जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसने दिल्ली स्थित राजघाट में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली स्थित राजघाट में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। ये राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र जो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाया गया है। इस केंद्र में लोगों को स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के बारे में बताया जाएगा, साथ ही साथ स्वच्छता के फायदों के बारे में बताया जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी अवसर पर एक नारा भी दिया है, गंदगी भारत छोड़ो। याद रखिएगा, नारे का नाम गंदगी भारत छोड़ो नाम का एक नारा भी दिया गया है। गंदगी भारत छोड़ो आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो से, ठीक है। क्यों ऐसा इसी तर्ज पर दिया गया नारा? क्योंकि दोस्तों 8 अगस्त को जब इसका उद्घाटन किया, ये दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत का दिन है। मैंने आपको कल ही बताया 78 वर्ष पहले, अभी 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। 78 वर्ष पहले महात्मा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। तो वो भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के लिए था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और अब इसी तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया है, गंदगी भारत छोड़ो, ठीक है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। राजघाट क्या है आपको बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है, इसे याद रखना आपको। अच्छा, राजघाट याद रखना है विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल का नाम है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ ग्रहण की? तो अभी हाल ही में महिंदा राजपक्षे ने दोस्तों श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ ग्रहण की है। अभी हाल ही में यहाँ पर चुनाव हुआ और इनकी पार्टी जो है श्रीलंका पीपुल्स पार्टी, श्रीलंका पीपुल्स पार्टी ने दोस्तों इसकी लीडरशिप में जो गठबंधन है, क्योंकि इनकी गठबंधन की सरकार है, तो इनकी लीडरशिप वाली, इनकी पार्टी की लीडरशिप वाली जो गठबंधन है उसने 2 तिहाई बहुमत हासिल किए हैं अभी वोटिंग में, चुनाव में, ठीक है। टोटल देखा जाए तो 59.9% का वोट होता है, ये हासिल किया है इनकी पार्टी ने, पार्टी वाले गठबंधन ने। तो इस प्रकार से ये प्रधानमंत्री पद की एक बार फिर से शपथ ले रहे हैं और इस बार चौथी बार है इनका,
ठीक है, महिंदा राजपक्षे का। शपथ किसने दिलाया? शपथ दिलाया इनके छोटे भाई ने, गोटाबाया राजपक्षे। क्यों? क्योंकि ये हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, इनके छोटे भाई वहाँ के राष्ट्रपति हैं और ये हैं प्रधानमंत्री। क्लियर है? कहाँ पर शपथ दिलाया गया? तो कोलंबो में है दोस्तों एक ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर राजमहाविहार। तो राजमहाविहार मंदिर में इनको शपथ दिलाया गया, इनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ। अच्छा, महिंदा राजपक्षे ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं श्रीलंका के। ये 10 वर्षों तक राष्ट्रपति का भी पद देख चुके हैं, संभाल चुके हैं। 2005 से लेकर 2015 तक ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं श्रीलंका के। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। श्रीलंका आया है तो मैप में देख लीजिए, ये रहा श्रीलंका भारत के नीचे, एशिया कॉन्टिनेंट में ये भी आता है। गोटाबाया राजपक्षे यहाँ के हैं प्रेसिडेंट, महिंदा राजपक्षे यहाँ के प्रधानमंत्री, श्री जयवर्धने पुराकुट्टी यहाँ की राजधानी, श्रीलंकाई रुपया होती है यहाँ की करेंसी, संसद का नाम होता है पार्लियामेंट। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने करोड़ की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 लाख करोड़ की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की है। ये 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होगा, किसानों के लिए है, किसानों के लिए एक फाइनेंशियल फैसिलिटी है ये। इसके तहत होगा ये कि गांव-गांव में बेहतर स्टोरेज के लिए या मॉडर्न कोल्ड स्टोरेज बनाने में मदद मिलेगी। ये फंड अगले 10 सालों के लिए है, यानी 2029 तक के लिए है। कब तक के लिए? 2029 तक के लिए। अब ये जो फंड है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक आत्मनिर्भर अभियान के तहत 20 लाख करोड़ की फंड रिलीज किया था, तो उसी 20 लाख करोड़ का ही एक हिस्सा ये भी है। ठीक है, किसानों के लिए 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो ये उसी के तहत है। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज लॉन्च किया था कोरोना संकट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसी का ही एक पार्ट ये भी है। क्लियर है? अच्छा, साथ में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त भी रिलीज की है। जो 6वीं किस्त है पीएम किसान सम्मान निधि की, इस बार 2-2 हज़ार की किस्त रिलीज की गई है, 6वीं। ठीक है, 8.5 करोड़ किसानों को दिया गया है, उनके खातों में 2-2 हज़ार रुपये भेजे गए हैं। टोटल 17,000 करोड़ रुपए, कितने? 17,000 करोड़ रुपए का फंड रिलीज किया गया 6वीं किस्त के रूप में। अब तक 75,000 करोड़ से ज़्यादा भेजा जा चुका है। क्लियर है? इसे भी याद रखिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट है। अगला है, पाकिस्तान किस देश के सांसद को सितार-ए-कैद-ए-आज़म का पुरस्कार प्रदान करेगा? तो पाकिस्तान दोस्तों तुर्की के एक सांसद को, जिनका नाम है अली शाहीन, इनको सितार-ए-कैद-ए-आज़म पुरस्कार प्रदान करेगा। कब? 14 अगस्त को। क्यों? क्योंकि 14 अगस्त को होता है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। तो उसी अवसर पर पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, वो देंगे तुर्की के एक सांसद अली शाहीन को सितार-ए-कैद-ए-आज़म का पुरस्कार। इससे पाकिस्तान और तुर्की के बीच में जो संबंध है वो मजबूत होंगे। ठीक है, अली शाहीन कौन है? अली शाहीन दोस्तों पाकिस्तान और तुर्की मैत्री संसदीय समूह के अध्यक्ष हैं। क्या हैं? पाकिस्तान और तुर्की मैत्री संसदीय समूह के अध्यक्ष हैं अली शाहीन, तो उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाएगा। अब आया है तुर्की, तो हम लोग तुर्की को देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर। तो सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत, यहाँ से हम लोग इस साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है तुर्की। ठीक है, तुर्की जो देश है दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको बताया था एक बार कि तुर्की एक ऐसा देश है जो एशियन कॉन्टिनेंट में भी पड़ता है और यूरोपियन कॉन्टिनेंट में भी पड़ता है। तो याद रखिएगा, तुर्की हो गया, रूस हो गया, ऐसे कुछ देश हैं दोस्तों जो एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप दोनों में पड़ता है। इसे भी याद रखना है आपको। चलिए, तुर्की फिलहाल ये है, तुर्की की राजधानी होती है अंकारा। क्या है? अंकारा है यहाँ की राजधानी। अच्छा, आपने इस्तानाबुल नाम सुना होगा। इस्तानाबुल जो है तुर्की का लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है, सबसे बड़ा शहर है तुर्की का। तुर्की के प्रेसिडेंट है करंट टाइम पर तय्यिप एर्दोगन। कौन? तय्यिप एर्दोगन। तय्यिप एर्दोगन है यहाँ के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट। यहाँ की करेंसी होती है तुर्किश लीरा। तुर्किश लीरा है यहाँ की करेंसी। चलिए, पाकिस्तान आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर है प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री इमरान खान, राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा यहाँ की पाकिस्तानी रुपया होती है, लार्जेस्ट सिटी है कराची और यहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, अमेरिकी पेंटागन ने अगली पीढ़ी की लॉन्च क्षमता कार्यक्रम के लिए किसे $653 मिलियन दिए हैं? तो अभी हाल ही में अमेरिकी पेंटागन ने स्पेस एक्स और ULA को, इन दोनों को दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन की लॉन्च क्षमता के लिए $653 मिलियन दिए हैं। क्यों दिया गया है? तो पेंटागन की नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री लॉन्च डील हुई है इन दोनों के बीच में,
ये अनुबंध हुआ है। ये डील दोस्तों 2022 में शुरू होगी। 2022 में शुरू होने वाला जो मल्टी बिलियन डॉलर लॉन्च कैपेसिटी कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, उसी के लिए ये डील की गई है स्पेसएक्स और ULA के द्वारा। ULA यानी कि यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के द्वारा, ठीक है। इसमें दोस्तों अब ध्यान रखिएगा, ये जो टोटल धनराशि है 653 मिलियन डॉलर की, इसमें 60% हिस्सा जाएगा ULA को और स्पेसएक्स को 40% हिस्सा मिलेगा इस डील का। क्लियर है? तो ये दोनों मिल करके पेंटागन की नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री लॉन्च क्षमता बढ़ाएंगे। क्लियर है? अब बात आती है ये पेंटागन क्या है। पेंटागन के बारे में आप लोग सोच रहे होंगे। पेंटागन दोस्तों अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय भवन है, ठीक है। रक्षा विभाग का जो हेडक्वार्टर है उसी का नाम है पेंटागन। ये दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों में से एक माना जाता है। चलिए अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका ये रहा, मैप में देख लीजिए। वाशिंगटन DC यहाँ की राजधानी है, डॉलर है यहाँ की करेंसी, कांग्रेस है यहाँ की संसद का नाम, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के हैं 45वें प्रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा, ये जो पार्ट दिखता है अमेरिका में बार बार आपको, ये आप लोग जानते हैं क्या है? ये अलास्का है, ठीक है। अलास्का इसे कहते हैं, ये भी अमेरिका का ही पार्ट है। अगला, किस पत्रकार को प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 दिया गया? तो अभी हाल ही में दीपांकर घोष जी को प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 से नवाजा गया। यानी इस बार का प्रेम भाटिया पुरस्कार दीपांकर घोष जी पाए हैं। दीपांकर घोष कौन है? ये इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर हैं, संवाददाता हैं, और इनको कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर इनकी जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग है उसकी वजह से ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा, एक और ध्यान रखिएगा कि इन्हीं के साथ में पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए PARI को भी अवार्ड दिया गया है। PARI क्या है? पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, इसको भी अवार्ड दिया गया है। प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 ये दिया गया दीपांकर घोष को। 2019 की अगर बात की जाए यानी पिछले बार की, तो पिछली बार दिया गया था राजदीप सरदेसाई को। अब क्योंकि दोस्तों पिछले 1 वर्षों में कोई एग्जाम हुआ नहीं है, इस वजह से आपको 2019 वाला भी याद रखना है कि 2019 में राजदीप सरदेसाई को मिला था, इस बार दीपांकर घोष को मिला है। दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है PNB हाउसिंग फाइनेंस का नया MD और CEO किसे बनाया गया? तो PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO बन गए हैं हरदयाल प्रसाद जी। हरदयाल प्रसाद का नाम अभी कुछ ही दिन पहले मैंने लिया था, जब SBI कार्ड के नए MD और CEO बने थे अश्वनी कुमार तिवारी जी। तो अश्वनी कुमार तिवारी जी इन्हीं के स्थान पर तो बने थे। हरदयाल प्रसाद जो थे SBI कार्ड के प्रमुख थे, इन्होंने इस्तीफा दिया, इनकी जगह पर अश्वनी कुमार तिवारी आए थे, ठीक है, SBI कार्ड के MD और CEO के रूप में। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, दोनों का नाम आपको याद रखना है। हरदयाल प्रसाद अब PNB हाउसिंग फाइनेंस के बन गए हैं MD और CEO। क्लियर? PNB हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करें तो PNB बैंक का ही एक पार्ट है। PNB बैंक भारत की दूसरी सबसे बड़ी PSB है, पब्लिक सेक्टर की बैंक है। PNB हाउसिंग फाइनेंस की स्थापना हुई थी 1988 में, 1988 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर? चलिए, तो बस ये तो था दोस्तों हमारा आज का टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप नए आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि आपको ऐसे ही डिटेल में करंट अफेयर मिला करेगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इंडिया के, तो आपके लिए करंट अफेयर प्रॉब्लम नहीं, अब सॉल्यूशन बन जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। अगर आप वीडियो रोजाना देखते हो, डेली देखते हो, कोई वीडियो मिस नहीं करते हो, तब आपको करंट अफेयर से एक ऐसा लगाव हो जाएगा कि करंट अफेयर आपका सबसे बेस्ट सब्जेक्ट लगने लगेगा। बस आपको हमसे जुड़े रहना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था? अगला है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव के वर्तमान में प्रशासक कौन है? दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिए। अब आप वीडियो देख लिए हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी मिश्रा जी टेक्निकल MJT ऐप पर। MJT ऐप पर दोस्तों काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, फ्री PDF, स्टडी मटेरियल, वीडियोज़, टेस्ट, मॉक टेस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ई बुक्स वगैरह। तो आप लोग उसका फ़ायदा वहाँ से उठा सकते हो। चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में और करेक्ट आंसर किए थे। ऐसे टॉप 15 लोग हैं: श्याम शेर कुमार, जोगिंदर, शुभम यादव, प्रियांशु सिंह, वंदना अग्रवाल, शांति प्रिया, रेखा बुनकर, प्रेरणा राय, राहुल कुमार, नेहा जायसवाल, निरंजन राव, रविशंकर, साबिर आलम, गुड्डू कुमार, नवीन कृष्णा। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी ऐसे ही डिटेल में आंसर किया करो, काफ़ी लोगों को फायदा होता है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।